नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को समझा था। आज की क्लास में हम हिंदी कहानी के विकास परंपरा को और विस्तार से पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य में कहानियों का आरंभ कुछ बाद में हुआ। भारतेंदु युग में कहानियां नहीं लिखी गई, कुछ कथात्मक शैली के निबंध अवश्य लिखे गए थे, तो जो पढ़ने में बहुत रोचक लगते थे। कहानियों का विकास आलोच्य युग में हुआ था। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, सरस्वती पत्रिका जिसके संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि सन 1900 में प्रकाशित होने लगी थी। तो इस पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। तो आरंभ में लिखी गई कहानियों में कुछ जो अंग्रेजी साहित्य के शेक्सपियर के नाटकों के आधार पर, कुछ संस्कृत नाटकों के आधार पर, कुछ बंगला कहानियों को रूपांतरित करके, कुछ लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर के और कुछ जीवन की वास्तविक घटनाओं को ध्यान में रख करके प्रस्तुत की गई थी। तो आरंभिक कथा लेखक जो थे उनमें हैं किशोरीलाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा आदि, इन सब का उल्लेख किया जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी की जो कहानी थी वो इंदुमती, वो सरस्वती पत्रिका में सन 1900 में ही प्रकाशित हुई थी। उसके बाद यह शेक्सपियर के जो टेम्पेस्ट नाटक था उसके आधार पर लिखी गई थी। और उसी वर्ष सुदर्शन जो पत्रिका है उसमें माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी प्रकाशित हुई। फिर 1902 में सरस्वती पत्रिका में भगवान दीन, बीए और प्लेग की चुड़ैल, ये कहानियां जो है प्रकाशित हुई थी। तो ये वास्तविक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत करने वाली रचना है। फिर सरस्वती पत्रिका में ही रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, जो कि 1903 में प्रकाशित हुई थी। और बंग महिला की दुलाई वाला, ये जो है 1907 में इस शीर्षक के साथ प्रकाशित हुई थी। तो हिंदी के आरंभिक मौलिक कहानीकारों में इन्हीं लेखकों के जो नाम हैं वो आते हैं। तो आगे चलकर ये लेखक साहित्य की अन्य विधाओं की सृष्टि में भी प्रवृत्त हुए और कहानी को विकसित और प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है अन्य कलाकारों को भी मिला। फिर 1909 में वृंदावन लाल वर्मा ने राखी बंध भाई कहानी लिख करके ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया। फिर 1909 में काशी से इंदु पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की भावनात्मक कहानियां प्रकाशित हुई। इन कहानियों का संग्रह छाया 1912 नाम से भी प्रकाशित हुआ 1912 में। तो राधिका रमन प्रसाद सिंह की जो भावपूर्ण कहानियां हैं उनमें कानों में कंगना इंदु में ही 1913 में प्रकाशित हुई थी। इस समय तक प्रेमचंद की कुछ कहानियां जैसे जमाना पत्रिका जो है उसमें प्रकाशित हुई थी। उर्दू में अधिक यश और धन की प्राप्ति की संभावनाएं न देख करके वे हिंदी की ओर उन्मुख होने लगे और सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित उनकी जो अन्य कहानियां हैं उनके शीर्षक इस प्रकार हैं, जैसे सौत 1915 में प्रकाशित हुई, पंच परमेश्वर 1916 में, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। तो पहले महायुद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर के लिखी गई ये जो कहानियां हैं रचना शिल्प की दृष्टि से अपने समय से बहुत आगे की रचना है। आधुनिक हिंदी कहानी का जो आरंभ है वो यहीं से माना जाता है। तो उसमें जो निहित त्यागमय प्रेम का आदर्श भारतीय संस्कृति की उदात्तता के अनुकूल कहा जाता है। फिर 1915 से 1917 के बीच सरस्वती पत्रिका में ज्वालादत्त शर्मा की मिलन, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की 1891 से 1945 में ये प्रकाशित हुई थी, उस समय की है। रक्षाबंधन और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की झलमला
आदि ये बहुचर्चित कहानियाँ जो है उसमें प्रकाशित हुई थी। तो इसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ नियमित रूप से प्रकाशित होती थी और इसी पत्र में गंगा प्रसाद श्रीवास्तव और इलाचंद्र जोशी की कुछ प्रारंभिक कहानियाँ प्रकाशित हुई। उसके बाद सन 1900 के लगभग हिंदी कहानी का जन्म हुआ और 1912 से 1918 के बीच वह पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गई। तो साहित्य में उसकी स्वतंत्र सत्ता तभी मानी जाती है जब उसका मौलिक रूप निखरा हो। किसी भी साहित्य विधा के उद्भव और विकास के लिए यह समय बहुत होता है, लेकिन भारत की जो मानसिकता है या भारत का जो मानस है उसमें प्राचीन लघु कथाओं का जो संस्कार है वो बाकी रह गया था। तो पाश्चात्य कहानी कला जो है उससे सब परिचित ही थे, फिर भी वह संस्कार जाग उठा और हिंदी में कलापूर्ण कहानियों की सृष्टि आरंभ हो गई। तो इसी क्षेत्र में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, इन्होंने दो भिन्न प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व किया। प्रेमचंद जीवन की वास्तविक घटनाओं और समस्या को लेकर के तो आदर्श की प्रतिष्ठा कर रहे थे, जबकि जयशंकर प्रसाद मनुष्य के भीतरी भाव द्वंद्व को व्यक्त करने में लगे थे। तो प्रेमचंद मुख्य रूप से वर्तमान के दुख दर्द, हार जीत और न्याय अन्याय की कहानी कह रहे थे, जबकि जयशंकर प्रसाद अतीत में कल्पना के सहारे रचना कर रहे थे। तो प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए थे और उनकी जो भाषा बोलचाल की मुहावरेदार, चुस्त और सजीव भाषा थी, और उसी के विपरीत जयशंकर प्रसाद काव्यमयी, अलंकृत, तत्सम प्रधान भाषा लिखते थे। इन दोनों ने तत्कालीन लेखकों को पर्याप्त प्रभावित किया। आगे चल करके जयशंकर प्रसाद काव्य और नाटक के क्षेत्र में रम गए। तो कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का स्थान अन्यतम रहा और उसके बाद हिंदी कहानी में विकसित होने वाली सभी प्रवृत्तियों का उद्भव का स्रोत यहाँ दिखाई देता है। तो व्यक्ति को केंद्र में रखकर लिखी जाने वाली कहानियों का उद्भव जयशंकर प्रसाद से है और समाज के हित को ध्यान में रख करके लिखी जाने वाली कहानियों का जो उद्भव है वो प्रेमचंद से स्वीकार किया जाता है। और कहानियों के अनुवाद भी हुए और बांग्ला भाषा से अनुवाद लिए गए। अनुवादकों में गिरजा कुमार घोष और बंग महिला के नाम से विशेष रूप से ये उल्लेखनीय कहे जाते हैं। अब हम देखते हैं उपन्यास। तो सामाजिक जीवन की यथार्थ समस्याओं को लेकर के गंभीर उपन्यासों की रचना इस युग में कम हुई थी। रहस्यमयी अद्भुत घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध करके एक अपरिचित संसार में पाठकों को भटकाते रहना लेखकों का एक लक्ष्य दिखाई देता था। तो प्रवृत्ति के भेद के अनुसार द्विवेदी युग के उपन्यासों को 5 भागों में बांट सकते हैं, जो तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यास। तो तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों की जो परंपरा है वो देवकी नंदन खत्री द्वारा भारतेंदु युग में आरंभ की गई थी, जिनका समय था 1861 से 1913। फिर अनूठी बेगम और काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, भूतनाथ और इसी उपन्यास की श्रेणी में आते हैं और इसी युग में वह प्रकाशित हुए थे। उसके बाद देवकी नंदन खत्री की जो परंपरा है उसका निर्वाह हरिकृष्ण जौहर ने मयंक मोहिनी या माया महल जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी, कमल कुमारी 1902 में, निराला नकाबपोश, भयानक खून 1903 में, ये सब तिलस्मी उपन्यासों की रचना द्वारा किया गया है। तो किशोरीलाल गोस्वामी की जो तिलस्मी शीश महल 1905 में प्रकाशित उपन्यास है और रामलाल वर्मा का जो पुतली महल है वो 1908 में इसी वर्ग की रचना है। आगे चल कर के देवकी नंदन खत्री के जो सुपुत्र हैं दुर्गा प्रसाद खत्री, उन्होंने भूतनाथ के शेष भागों को लिख करके इस परंपरा को आगे बढ़ाया। फिर जासूसी उपन्यासों का जो प्रवर्तन है वो गोपाल राम गहमरी ने किया, जो कि उनका समय था 1866 से 1946। तो गहमरी जी अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार आर्थर कानन डायल उनसे प्रभावित थे। तो उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं स्टडी इन स्कारलेट जो कि 1887 में प्रकाशित हुआ था, और उन्होंने गोविंद राम
1905 में लिखा, जो शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित भी किया। गहमरी जी के जासूसी उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुए। सरकटी लाश, चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में, इंद्रजालिक जासूस, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो इनके अलावा रामलाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, जयराम दास गुप्त, इन्होंने इस क्षेत्र में कुछ प्रयोग किए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ख्याति जो मिली वो गहमरी जी को ही मिली। उसके बाद अद्भुत घटना प्रधान उपन्यासों की रचना तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों से भिन्न जो टेक्निक है उस पर की जाती है। इनमें से इसी लोक के किसी रहस्यमय कोने का उद्घाटन किया जाता है। उसके बाद इनका जो उपन्यास है विट्ठल दास नागर का किस्मत का खेल, बांकेलाल चतुर्वेदी का खौफनाक खून, निहाल चंद वर्मा का प्रेम का फल या मिस जौहरा, और प्रेम विलास वर्मा की प्रेम माधुरी या अनंक कांता और दुर्गा प्रसाद गत्री का अद्भुत भूत इस शैली के मुख्य उपन्यास हैं। उसके बाद ऐतिहासिक उपन्यास जो है मुस्लिम काल के इतिहास से सामग्री लेकर के लिखे गए हैं और लेखकों ने इतिहास की ऐसी घटनाओं का चयन किया जो पाठकों के कौतूहल को बढ़ाए। उसमें है किशोरीलाल गोस्वामी के गंगा प्रसाद गुप्त, जयराम दास गुप्त, मथुरा प्रसाद शर्मा इस समय के उल्लेखनीय ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। उसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी की तारावा शात्रकुल कमलिनी 1902, सुल्तान रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, मल्लिका देवी, बंक सरोजिनी, लखनऊ की कब्र और शाही महल सरा आलोची युग के चर्चित ऐतिहासिक उपन्यास हैं। उसके बाद उपन्यास रचना में इनका उद्देश्य जो है प्रेम का विज्ञान प्रस्तुत करना था। इनके द्वारा जो ऐतिहासिक उपन्यास के कथानक हैं वो भी प्रेम की विविधता और रहस्यमयता के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। इनकी ऐतिहासिक उपन्यासों में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण नहीं हुआ। और फिर उसके बाद ये तो भारतेंदु युग के उपन्यास हैं। उसके बाद द्विवेदी युग के जो सामाजिक उपन्यासकार हैं उनमें लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ब्रजनंदन सहाय, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह और मनन द्विवेदी ये उल्लेखनीय हैं। तो लज्जाराम शर्मा के आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार और सती सुखदेवी, आदर्श हिंदू, ये सब उपन्यास जो हैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद सामाजिक उपन्यासों में सुधारवादी जीवन दृष्टि प्रधान रही। किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम शर्मा, गंगा प्रसाद गुप्त ये सब क्या थे, सनातन धर्म के समर्थक थे। तो आर्य समाज के नवीन सुधारवादी आंदोलन के विरुद्ध होते हुए भी ये लेखक नैतिक जीवन दृष्टि की प्रतिष्ठा चाहते थे। गोस्वामी जी ने सती साध्वी देवियों के आदर्श प्रेम के साथ ही अवध प्रेम, विधवाओं के जीवन और देशवासियों की विलास लीला का भी चित्रण किया। उनका उद्देश्य नारकीय जीवन के दुष्परिणाम को दिखा करके लोगों को उच्च नैतिक जीवन में प्रवर्तित करना था। उसके बाद आलोची युग में अंग्रेजी और बंगला से बहुत से उपन्यास अनुदित हुए, जैसे गंगा प्रसाद गुप्त ने रेनॉल्ड के लव्स ऑफ द हेयर का रंगमहल नाम से, और जनार्दन प्रसाद झा द्विज ने डिफो के रॉबिन्सन क्रूसो का इसी नाम से, और दुर्गा प्रसाद खत्री ने विक्टर ह्यूगो के लॉ मिजरेबल का अभागे का भाग्य 1914 में प्रकाशित किया, और महावीर प्रसाद पोद्दार ने स्टो के अंकल टॉम्स केबिन का नाम टॉम काका की कुटिया नाम से, और लाला चंद्रलाल ने स्कॉट के द एबट का रानी मेरी नाम से अनुवाद किया। तो बंगला भाषा से अधिक अनुवाद हुए। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने दामोदर मुखोपाध्याय के, किशोरीलाल गोस्वामी ने बंकिम चंद्र चटर्जी के, गोपाल राम गहमरी ने पंचकौड़ी दे के, तथा जनार्दन प्रसाद झा द्विज ने रविंद्रनाथ ठाकुर और रमेश चंद्र दत्त के कई उपन्यासों के अनुवाद प्रस्तुत किए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें तो सभी जो अनुवाद हैं वो कौतूहल, रहस्य और रोमांच प्रदान उपन्यासों के ही हैं। तो
अंग्रेजी के गंभीर समस्या प्रधान उपन्यासों के अनुवाद नहीं किए गए, इसके तत्कालीन लोक रुचि का अनुमान लगाया जा सकता है। उसी उपन्यासों की जो परंपरा है उसमें आगे चल करके प्रेमचंद की उपन्यास रचना के लिए पृष्ठभूमि प्रस्तुत की सामाजिक उपन्यासों की। तो सामाजिक उपन्यासों का लक्ष्य समाज सुधार था। तो प्रेमचंद जो है उन्होंने भी इसी उद्देश्य से प्रेरणा ली। उनके प्रेमा उपन्यास जो 1907 में प्रकाशित हुआ था, रूठी रानी 1907 और सेवा सदन 1918 उपन्यास आलोच्य युग में प्रकाशित हुए। तो इन तीनों में समाज सुधार की प्रवृत्ति प्रधान रही है। प्रेमचंद का महत्व इस दृष्टि से है कि उन्होंने प्रेम, चुहल राग रंग और रहस्य केली के चटकीले चित्रों के साथ सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया है। तो उन्होंने घटनाओं के स्थान पर चरित्र को उभारने की चेष्टा की है, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा और कथा प्रसंगों को मध्यम वर्ग के तत्कालीन जीवन प्रभाव के साथ जोड़ दिया। तो प्रेमचंद अंग्रेजी उपन्यासकारों की रचना दृष्टि से परिचित थे और उन्होंने सही समय पर हिंदी उपन्यास को एक नया मोड़ दिया। तो आज की क्लास में हमने हिंदी कहानी की जो विकास परंपरा है उसका अध्ययन किया, जिसमें सरस्वती पत्रिका जो है 1919 में प्रकाशित हुई। उसमें उसका जो प्रकाशन था उसमें किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय और बंग महिला की दुलई वाला कहानी प्रकाशित हुई। उसके बाद वृंदावन लाल वर्मा ने 1909 में राखी बंध भाई, 1909 में ही काशी से इंदु पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। उसमें छाया पत्रिका में 1912 में और जमाना पत्रिका में हिंदी कहानियाँ छपने लगी। तो जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद ये दोनों ही हिंदी साहित्य गगन के उच्च कोटि के कहानीकार हैं। दोनों की कहानियाँ महानतम उद्देश्य को लेकर लिखी गई है। दोनों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव मंगल की भावना को प्रसारित करने का प्रयास किया है और दोनों की कथा वस्तु में व्यापक पैमाने का अंतर दिखाई देता है। तो जहां प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के लिए सामाजिक धरातल स्वीकार किया, वहीं जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय और ऐतिहासिक धरातल को स्वीकार किया। तो जयशंकर प्रसाद ने अतीत इतिहास के गौरव को अपनी कहानियों में गाया और अतीत इतिहास में प्रसाद जी ने आधुनिक समस्याओं का निरूपण करने में कुशलता दिखाई और प्रेमचंद की कहानियों की कथा वस्तु जो है मूल रूप से सुधारात्मक है। जहाँ प्रेमचंद के कथानक सपाट, स्पष्ट और विस्तार मूलक होते हैं, वहीं जयशंकर प्रसाद की कहानियों की जो कथा वस्तु है वो कौतूहलपूर्ण, संस्कृत प्रधान और भावात्मक होती है। तो इनकी जो पात्र योजना है उनकी दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रसाद की कहानियों में चित्रित पात्रों की संख्या की तुलना में प्रेमचंद की कहानियों में कम पात्र होते हैं। तो प्रेमचंद की अधिकांश पात्र वर्ग जो है वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें वर्ग पात्र कहा जा सकता है। लेकिन जयशंकर प्रसाद के जो अधिकांश पात्र हैं वो इतिहास से संबंधित होते हैं। तो प्रेमचंद के पात्र देश काल और परिस्थिति की उपज होते हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद के जो पात्र हैं उनमें अपना एक उनका व्यक्तित्व होता है। संवाद की दृष्टि से अगर हम इन दोनों की समीक्षा करते हैं तो प्रसाद की कहानियों में प्रेमचंद की तुलना में उत्तम संवाद कौशल दिखाई पड़ता है और प्रसाद जी के जो संवाद हैं वो काव्यात्मक, सबल और अर्थ गंभीरता से पूर्ण हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों में संवाद की कमी पाई जाती है और इन संवादों का कथानक विकास में तो अवश्य महत्व है, लेकिन चरित्र विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। फिर भाषा शैली की दृष्टि से अगर हम इन दोनों की समीक्षा करते हैं तो प्रेमचंद की भाषा सरल और सुबोध होती है, जबकि प्रसाद की भाषा सर्वसाधारण की समझ में नहीं आती। तो प्रसाद की भाषा हमेशा अलंकारिक, काव्यात्मक तथा साहित्यिक कही जा सकती है और जयशंकर प्रसाद की भाषा एक समान होती है, जबकि प्रेमचंद की भाषा जो है बदलती रहती है। तो प्रेमचंद की कहानियों में शैली व्यास शैली है, जबकि जयशंकर प्रसाद की जो शैली है वो समाज शैली है। और उसके बाद अगर शीर्षक की दृष्टि से दोनों की समीक्षा करते हैं तो दोनों घटना तथा पात्र को शीर्षक के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो प्रसाद जी पात्रों के नाम पर शीर्षक का नामकरण करना उचित मानते हैं और इसी कारण जो जयशंकर प्रसाद है उनके शीर्षक
अधिक आकर्षक होते हैं। तो प्रेमचंद के शीर्षक पात्र के व्यक्तित्व पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार भाव, कल्पना आदि दृष्टियों से भी दोनों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, लेकिन दोनों युगांतकारी कहानीकार हैं। दोनों ने इस विधि को अपनी कहानी कला से संपन्न और श्रेष्ठ बनाया है। तो इस प्रकार हमने हिंदी कहानी का स्वरूप, उसका उद्भव और जो विकास परंपरा है उसके अंतर्गत अध्ययन करते हुए हमने जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद की कहानी कला की समीक्षा की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।